आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने साउंड और वेव यानी ध्वनि और तरंगे की दूसरी नंबर क्लास को करने वाले। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और प्लेलिस्ट बन गई है, जाकर उसे आप लोगों सेव कर लीजिए। वहां पर हर एक वीडियो को क्लास अपलोड होते ही ऐड कर दिया जाता है, तो आपके पास आराम से नॉर्मल पहुंच जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। अगर किसी को शेयर करना तो एक वीडियो की लिंक मत तो शेयर करना, नहीं तो वो कैसे ही खोज पाएगा और वीडियो, तो उसको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक उसके पास भेज देना। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ रोज की तरह। तो आज हमारी क्लास में हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि ध्वनि साउंड क्या होता है, वे के ऊपर नहीं बात की थी। तो आज हम लोग वेज भी देखेंगे यानी तरंगे भी देखेंगे और ध्वनि को भी देखेंगे। तो ध्वनि के बारे में हमने कल क्या क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए जिससे आपको क्लियरिटी मिल सके। तो ध्वनि हमने कल यही बताया था कि ध्वनि एक प्रकार की ये ऊर्जा का रूप होता है। ध्वनि जो होती है ऊर्जा का रूप होता है, ये बताया था। फिर उसके बाद आपको बताया था कि जो वोकल कॉर्ड होते हैं मनुष्य के अंदर, जिनसे आप लोग आवाज आपकी बनती है, निकलती है, बोल पाते हैं, उसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? लर्निक्स में होते हैं। ये क्या है? ये गला को इंग्लिश में लर्निक्स कहा जाता है। उसके सिवा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ध्वनि थी वो किसी पर चोट मारने से, किसी को पर जब चोट मारते हैं तो कंपन होती है, उस कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती थी। हमने कल की ही क्लास में देखा। फिर उसके बाद हमने फीमेल और मेल के वोकल कॉर्ड की ये सेंटीमीटर यानी लंबाई को देखा कि तो इसका कितना लंबा या मोटा होता है, जिससे उनकी आवाज किस तरह निकलती है। तो महिलाओं का सुरीली और प्रेम आवाज जो होती है वो उनकी आवाज वोकल कॉर्ड से निकलती। सॉरी, वोकल कॉर्ड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। वोकल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं वाक तंतु, जिससे हमारी आवाज निकलती है उसी को वाक तंतु कहते हैं। इतना समझ में आया? महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए ये 1.25 से 1.75 सेमी तक होता है। मेल के लिए क्या होता है? तो मेल के लिए यही 1.75 से शुरू होता है और ये जाता है 2.25 तक। इतना जाता है, सेमी तक जाता है। अगर बात की जाए कि महिलाओं से पुरुषों का वोकल कॉर्ड यानी वाक तंतु कितना अधिक होता है, तो मान लीजिए ये कुल आपका हो जाता है 0.5 जो सेमी ये अधिक होता है। किससे होता है? ये होता है फीमेल, जो मेल होते हैं इनका अधिक होता है। महिलाओं सॉरी, जो मेल होते हैं इनका 0.5 सेमी अधिक होता है महिलाओं के वोकल कॉर्ड से। तो इतना क्लियर हो गया। और हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश गमन कैसे करते हैं, प्रकाश चलते कैसे हैं। क्योंकि प्रकाश तो निर्वात में चलते हैं। प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश को चलने के लिए अगर सबसे तेज चलाया जाए तो प्रकाश निर्वात में चलते हैं, जहां पर हवा नहीं होती है। और निर्वात को क्या कैसे समझे? तो निर्वात वो होता है जिसमें हवा ना हो, वहां पर हवा ही ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग साउंड के बारे में यही सीखेंगे कि साउंड कैसे चलता है, साउंड के लिए क्या निर्वात होना चाहिए या कोई और माध्यम होना चाहिए, इन सब पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आपका रिवीजन भी करा दिया। और हाँ, जो स्तनधारियों के लिए के अंदर वाक तंतु होता है उसमें कंपन होती है, ये आपको पता है। तो वो क्या होता है? उसका नाम लर्नेक्स होता है। लर्नेक्स को वोकल कॉर्ड यानी वाक तंतु होते हैं। उसी तरह पक्षियों के अंदर किसमें कंपन होती है? पक्षियों के अंदर किसमें कंपन होती है? रीडिंग बनाकर, यहाँ पर नोट बनाकर ये सब लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? पक्षियों के अंदर यानी वर्ड के अंदर
पक्षियों के अंदर जो कंपन होती है वो किसमें होती है? कंपन होती है। जो पक्षी होते हैं उनके अंदर किसमें कंपन होती है? तो उनके अंदर आपको पता होगा कि एक सेरनेक्स होता है। क्या होता है? सेरनेक्स होता है, उसी में कंपन होता है। जैसे आपका लर्नेक्स होता है उसी तरह उन पक्षियों का भी क्या होता है? सेरनेक्स होता है। सेरनेक्स होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? सेरनेक्स कैसे होता है? वही मान लीजिए गला के जैसे आपका लर्नेक्स हुआ वो भी गला ही है, तो उनको भी ये सेरनेक्स तो ये नाम लिया जाता है और होता ही गला ही है। फिर उसके बाद हम लोग अब हेडिंग बनाएंगे गमन, यानी उनका स्पीड चलन कैसा होता है, किनका? साउंड का। तो साउंड देखिए, जैसे प्रकाश को चलने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? निर्वात में होता है। उसी तरह साउंड जब साउंड चलते हैं तो उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला नंबर पॉइंट ये बनाकर लिख लीजिए कि प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखिए प्रकाश नोट बनाकर लिख लीजिए। प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ध्वनि को चलने के लिए माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। जब ये कभी कोई भी पूछे कि क्या जो प्रकाश ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहां पर साफ साफ यही कहना कि हाँ, वहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा इसके गमन से ही। क्वेश्चन ही आप लोग लिख लीजिए कि जो निर्वात में, यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होता है? निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4 या 5, इस तरह आएंगे ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर यही आपको जब टिक करना है कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होता है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसे माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 ही प्रकार के होंगे माध्यम। कौन सा होगा? ठोस हो जाएगा, सॉलिड, फिर द्रव हो जाएगा, लिक्विड, गैस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? गैस हो जाएगा। यही 3 माध्यम होंगे। इन्हीं माध्यम की आवश्यकता ध्वनि को पड़ता है चलने के लिए। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं वेव्स यानी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमने ध्वनि के हर एक चीज को अच्छी तरह से बताया, और ध्वनि
ऐसे कि कोई यहाँ पर बैठा है, उन तक पहुंचने के कारण ये उनको तरंगों की आवश्यकता होती है। और एक बात यहाँ और एक चीज लिख लीजिए कि हमेशा जो ध्वनि होती है वो किस किस तरंग की तरह चलता है। तो ध्वनि ध्वनि हमेशा ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग में चलती है। जो ध्वनि होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग में चलता है। अब हम लोग चलते हैं तरंग पर, यानी वी। इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को क्या करके पीछे करके आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। फिर उसके बाद हम लोग अब इसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है तरंगे। तरंग दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो सारी एकदम जीरो से स्टार्ट है फिजिक्स की बात। तो इसकी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, एक एक वीडियो देखना, बहुत क्लियरिटी मिलेगी। हमने एक सब एकदम थ्योरी में लिखाया है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कराकर उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन अपलोड होंगे, न्यूमेरिकल भी हमने करता हूँ रोजाना तो नहीं, तो अच्छे न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको आपको क्लास में दिया कराता भी हूँ। उसके सिवा हम अभी इस टाइम इतने भी जो चैप्टर हैं उनकी थ्योरी अच्छी तरह से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे। तो जिससे ये होगा जिनको थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी की क्लास कर लेंगे, और जिनको सिर्फ रिवीजन करना है वो क्वेश्चन की क्लास कर लेंगे। तो आपको फायदा होगा। तो आप हम लोग चलते हैं किसमें, तरंगे। तरंगे क्या, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक मके दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका यांत्रिक हो जाता है, यांत्रिक तरंगे। एक आपका हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कोई बैच लिए होंगे, अगर नहीं भी लिया है तो कहीं ना कहीं से देखना, कंपेयर करना कि क्या ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको फ्री बैच में कोई पढ़ाया है, इतना कंपेयर करना बस। यांत्रिक तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको माध्यम की जरूरत होती है। ये जो तरंगे हैं इनको माध्यम की आवश्यकता होगी। क्यों माध्यम की? इनको चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पर विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग लिखिए, इसकी छोटी छोटी परिभाषा लिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। यांत्रिक तरंगे ये वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ये वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, पर ये जो हैं ये वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, पर जो ये यांत्रिक तरंगे हैं इन्हें माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर हम लोग और पहले इसे देख लीजिए, फिर इसके दो और भाग होते हैं, इसके दो और भाग होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आपको ले लेना चाहिए लाइट। एग्जाम्पल में इसके देख लीजिए क्या क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण बताइए, और उसमें 4 ऑप्शन देगा। फिर आपको यहाँ पर चलिए क्या आएगा एग्जाम्पल इसका। पहले ये तो हो जाएगा लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश। कहोगे प्रकाश निर्वात में चलता है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो जाएगा लाइट यानी प्रकाश हो जाएगा। फिर इसके बाद पहला हो गया। दूसरा इसका बेहतरीन एग्जांपल हो जाता है विजिबल। विजिबल इसे क्या कहते हैं? इसे दृश्य तरंगे बोलते हैं, इसे दृश्य तरंग बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाता है बेहतरीन तरीके से एक्स वेव्स, यानी एक्स किरण जो होती है हमारी, एक्स तरंगे हो जाएंगे। आपका चौथा हो जाता है रेडियो, हाँ रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियो आदि। ये जो 4 हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्स वेव्स यानी एक्स किरणें हो जाती हैं, एक रेडियो तरंग एक्स तरंगे हो जाती हैं। यहाँ पर लिख लिया जाए तो ना ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक्स तरंगे होती हैं, एक रेडियो तरंगे होती हैं, और भी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपकी हो जाएगी पहले माइक्रोवेव्स यानी माइक्रो तरंगे, इनको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एक हो जाता है आपका यूवी वेव्स, यानी इसे भी गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर इन 4 को जरूर याद रखना। फिर उसके बाद और आदि हमने लगाया है, जिससे और सारी तरंगे आएंगी इसमें। फिर उसके बाद आओ यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के लिए हेडिंग बनाना पड़ेगा, यांत्रिक तरंगे। और इस चैप्टर में हम लोग यांत्रिक तरंगों के बारे में ही बात करना है। आपको ये लाइट प्रकाश हमने पहले ही पढ़ा है, अगर नहीं देखे क्लास तो जाकर देख लीजिए। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं? यांत्रिक तरंगों के लिए 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो जाते हैं पहला नंबर अनुदैर्ध्य तरंगे, एक हो जाता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। जो आपका ध्वनि होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के से ही चलता है। अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण ही आपकी ध्वनि आप तक सुनाई देती है। कहीं पर भी बोलोगे तो अनुदैर्ध्य तरंगे ही उन्हें अच्छी तरह से आपके कानों तक ले जाएंगी। 1 मिनट रुको। कल की बात बताऊं, मैंने एक क्लास रिकॉर्ड किया तो क्या हुआ, उसमें छूट गया नीचे साइड, कुछ आया नहीं। मैंने यार बड़ा दिक्कत हुआ, मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से और वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया, क्लास भी हो गया, तो उसमें मैंने फिर से ऐड कर दिया हूँ वीडियो में, तो देख लेना। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जो लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, यानी लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत होती हैं, यानी 90 अंश का क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं, कोण बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का अगर बताऊं तो
ये अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो इस तरह चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे आपकी इस तरह चलती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए हम इसे इरेज करूंगा और इसे अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि आपको अनुदैर्ध्य तरंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग से ही साउंड जो होता है आप तक पहुंचता है। उसको बताना होगा कि कैसे आप तक पहुंचता है, क्या क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे इतना जान लीजिए कि लंबवत होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, एंगल बनाता है, और हर एक ये अधिकतम पर मैक्सिमम पर देख लीजिए कि 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगली अनुदैर्ध्य तरंगों का। तो इसे करना पड़ेगा, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर चलता हूँ। तो चलो अब करता हूँ फिर से अगला स्टार्ट। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं आपको ये जान लीजिए कि वो एक के पीछे एक को धक्का मारते हुए चलती हैं। जैसे आप लोग लाइन में लगे हो नियंत्रण में खाना के लिए, आजकल तो क्या कहते हैं बफर सिस्टम, हाँ उसमें ये है, ये दो लोग हैं, ये आएगा इसको धक्का मारेगा, ये जाकर दूसरे को मारेगा, फिर ये आएगा फिर मारेगा, फिर जाकर ये दूसरे को मारेगा, इस तरह तक होता है। तो यही मेरा बताने का मेन मकसद कारण क्या है, ये इतने मार्कर हैं मान लीजिए, और सब एक लाइन में लगे हुए हैं खाना खाने के लिए, एक लाइन में लगे हुए हैं। तो ये आएगा इसको मारेगा, फिर ये वाला इसको मारेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये आगे भाग जाएगा। तो इसी तरह हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे भी चलती हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए। अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो धक्का मारती हुई चलती हैं, जैसे आगे पीछे को धक्का मारते हुए चलती हैं। यहाँ पर पहली बात तो एक ही लाइन में लिखो आगे पीछे, कहोगे ये क्या है, तो इतना मात्र याद रखना कि अनुदैर्ध्य तरंगे एक दूसरे को धक्का मारती हुए चलती हैं। जैसे ये आया इसको मारा, फिर ये वाला अगले को मारेगा, फिर ये आएगा फिर इसे मारेगा, फिर ऐसे। तो इसी तरह अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं। अगर आगे से पीछे यानी इस तरह होती है, ये आएगा इसको मारेगा, ये वाला फिर इसे, फिर ये वाला इसे, फिर ये वाला इसे, फिर ये आगे वाले को, इस तरह ये मारते हुए धक्का चलते हैं। और हाँ, एक आगे से पीछे का नीचे, एक ऊपर से नीचे, एक क्या ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर से नीचे, यानी इस तरह ऐसे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ये इसको मारेगा, फिर ये इसका है, ये ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे भी हो। अगर नीचे से आवाज जा रही है तो नीचे वाली ऊपर को मारते हुए जाएगी, और अगर ऊपर से आवाज रही तो ऊपर वाली नीचे को मारते हुए आएगी। तो इस तरह होता है। क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगे काम करती है। तो आपको समझ में आया होगा। मात्र इतना याद रखना, अनुदैर्ध्य तरंगे में आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर, और पीछे से आगे, ये सब करती है। इतना आपको याद रखना होगा। इसका डायग्राम क्या होगा, क्योंकि डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा काम हो गया यार, वही जाना पड़ा। हाँ तो चलो हम लोग देखते हैं। जो नोट बनाकर एक लिख लीजिए यहाँ पर पहले। जो ध्वनि होती है, जो
ध्वनि होती है होती है किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य 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 तरंग के रूप में गमन करती है। जो ध्वनि होती है वो किसी भी कोई भी माध्यम हो वहां पर अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही गमन करती है। इतना हो गया, ये नोट बनाकर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग हमारी जो आवाज होती है उसे हमारे कानों तक कैसे लाता है। तो आज ही इसका चलो कल देखता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ोगे तो पिछला वाला भूल जाना होगा। तो उतना ही पढ़ो जो आपको याद रह सके। तो चलो हम लोग का इसे अब कल की क्लास में देखता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।